Hello student, welcome back to Study with Me channel. So let's get started our new topic Biology Unit 1 Class 11 Diversity of Living World. Diversity in the Living World. Chapter number 1 The Living World. तो सबसे पहला क्वेश्चन है कि व्हाट इज़ लिविंग, कि लिविंग क्या होता है वो हम इससे पहले जानेंगे। तो लिविंग ऑर्गेनिज्म लिव रहते हैं वेरियस हैबिटेट्स लाइक फॉरेस्ट में, माउंटेन्स में, डेजर्ट्स में, ओशियंस में, फ्रेश वाटर बॉडीज़, हॉट स्प्रिंग्स, पोलर रीजन्स एंड ऑलमोस्ट एवरी प्लेस ऑफ अर्थ में रह सकते हैं। लिविंग थिंग्स जो होते हैं वो पोसेस करते हैं कैरेक्टरिस्टिक जो कि नॉन लिविंग थिंग्स से उसे अलग दिखाते हैं। तो करेक्टरिस्टिक्स क्या हैं लिविंग ऑर्गेनिज्म के? सबसे पहला करेक्टरिस्टिक्स है ग्रोथ, जिससे वो मास में आपका इंक्रीज़ करते हैं। दूसरा करेक्टरिस्टिक्स है रिप्रोडक्शन, जिससे वो रिप्रोड्यूस करते हैं, अपने ऑफस्प्रिंग्स बनाते हैं, जिससे वो अपना ऑफस्प्रिंग्स बनाते हैं, ऑफस्प्रिंग्स को प्रोड्यूस करते हैं। थर्ड है मेटाबॉलिज्म। मेटाबॉलिज्म जिस बायोकेमिकल रिएक्शन अगर इनसाइड द बॉडी, जो कि हमारी कैटाबॉलिज्म और एनाबॉलिज्म से होती है। कैटाबॉलिज्म और एनाबॉलिज्म इसमें होता है, कैटाबॉलिज्म और आपका एनाबॉलिज्म, ठीक है। और उसके बाद है कॉन्शियसनेस, कि हम इन्वायरमेंटल स्टिमुलाई को कैसे रिस्पॉन्ड कर रहे हैं। जो ह्यूमंस होते हैं उनमें एक बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी होती है सेल्फ कॉन्शियस। वो अपने आप को कर सकते हैं, अपने आप ही कॉन्शियस होते हैं वो। तो सेल्फ कॉन्शियस एक प्रॉपर्टी होती है ह्यूमंस की। तो हम अपने नेक्स्ट पीपीटी में चलते हैं ग्रोथ। अब इसको हम पढ़ेंगे ग्रोथ को। लिविंग थिंग्स जो होते हैं वो ग्रो करते हैं विद इंक्रीज इन मास और इंक्रीज इन नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स और सेल्स। तो मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म की बात करें तो ग्रोथ जो होती है वो सेल डिवीजन से, और सेल का जब इंक्रीज़ होते हैं नंबर ऑफ सेल्स तो उससे होती है मल्टी सेलुलर में। और यूनिसेलुलर में जो ग्रोथ होती है वो हमें कैसे ऑब्जर्व होती है? माइक्रोस्कोप से, बाय सिंपली काउंटिंग द नंबर ऑफ सेल्स वाया इन विट्रो एक्सपेरिमेंट। पर इसमें जो ग्रोथ होती है वो सेल डिवीजन से होती है। अब जो सेल डिवीजन है, सिंगल सेल्स जो अगर कॉन्स्टिट्यूट कर रहे हैं, पूरा इंडिविजुअल बना रहे हैं, तो सेल डिवीजन इज़ बेसिकली मीन्स होता है यूनिसेलर में रिप्रोडक्शन का। प्लांट्स की बात करते हैं तो प्लांट्स में जो ग्रोथ है वो कॉन्टिन्यूसली पूरे लाइफ स्पैन तक चलती है। और एनिमल्स में जो हमारी ग्रोथ होती है वो एक स्टेज तक होती है। ग्रोथ जो होती है लिविंग थिंग्स में जो ग्रोथ होती है वो हमारी इंटरनल होती है, यानी कि इनसाइड होती है, ठीक है, अंदर होती है, इनसाइड द बॉडी, ठीक है। और जो हमारी नॉन लिविंग थिंग्स में होती है वो एक्सटर्नल होती है, यानी कि आउटसाइड होती है, ठीक है। तो डेड लिविंग ऑर्गेनिज्म जो होते हैं वो कभी ग्रो नहीं करते। जो मर गया इंसान वो कैसे ग्रो करेगा? तो वो ग्रो नहीं कर सकते, पर वो लिविंग ऑर्गेनिज्म तो हैं पर वो ग्रो नहीं कर रहे। डेट मीन्स कि ग्रोथ कैन नॉट बी टेकन एज द सोल डिफाइनिंग क्राइटेरिया हमारा नहीं है। उसके बाद हम पढ़ते हैं रिप्रोडक्शन को। रिप्रोडक्शन इज़ द प्रोसेस ऑफ प्रोड्यूसिंग ऑफस्प्रिंग पोजेसिंग फीचर्स सिमिलर टू पेरेंट्स। बिल्कुल पेरेंट्स से बिल्कुल सिमिलर दिखते हैं। तो मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म की बात करें तो इसमें मोड ऑफ रिप्रोडक्शन सेक्सुअल होता है, जिसमें दो काइंड्स ऑफ गैमेट्स जो होते हैं वो मिलके आपका एक ऑफस्प्रिंग बनाते हैं। यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म जैसे कि बैक्टीरिया, एल्गे, अमीबा, इसमें रिप्रोड्यूस होते हैं इंक्रीजिंग नंबर ऑफ सेल से, थ्रू सेल डिवीजन से। ग्रोथ इज सिंक्राइज्ड विद रिप्रोडक्शन। एग्जाम्पल्स क्या हैं ऑर्गेनिज्म के? फंजाई। फंजाई मल्टीप्लाई करता है एंड स्प्रेड होता है बाय प्रोड्यूसिंग मिलियंस ऑफ एसेक्सुअल स्पोर्स से वो आपका रिप्रोड्यूस करता है। कुछ फंजाई, कुछ प्रोटोनेमा एल्गे और कुछ प्रोटोनेमा मॉसिस जो होते हैं वो आपके फ्रेगमेंटेशन से मल्टीप्लाई करते हैं। यीस्ट और हाइड्रा में बडिंग होती है, बडिंग अकर टू प्रोड्यूस न्यू ऑर्गेनिज्म। और प्लेनेरिया जो कि पूरा ट्रू रीजनरेशन होता है, यानी कि एक छोटे से पार्ट से उसकी पूरी बॉडी रिप्रोड्यूस होती है। ये बात हमने पढ़ी होगी प्लेनेरिया के बारे में, फ्लैटवॉर्म के बारे में। तो इसमें आपका ट्रू रीजनरेशन होता है। फोर्थ में कुछ ऑर्गेनिज्म जैसे कि म्यूज़ होते हैं, स्टाइल वर्कर बीज होती हैं, कुछ ऐसे ही इनफर्टाइल ह्यूमन कपल्स भी होते हैं जो कि प्रोड्यूस नहीं कर सकते। तो रिप्रोडक्शन को हम एक सोल क्राइटेरिया, एक इंक्लूसिव डिफाइनिंग कैरेक्टरिस्टिक्स लिविंग की नहीं मानेंगे। मेटाबॉलिज्म सम ऑफ एनाबॉलिक और कंस्ट्रक्टिव रिएक्शन, यानी कि एनाबॉलिज्म
प्लस कैटाबॉलिज्म को हम कहते हैं मेटाबॉलिज्म। मेटाबॉलिज्म आपका यूनिसेलुलर और मल्टी सेलुलर दोनों ऑर्गेनिज्म में होता है। इसके दो स्टेजेस होते हैं। पहला है आपका एनाबॉलिज्म, जिसमें आपका प्रोसेस होता है बिल्डिंग अप या सिंथेसिस करना कम्प्लेक्स सब्सटेंस का सिंपलर वन में। इसको हम फोटोसिंथेसिस, एक एग्जांपल दिया आपको एनाबॉलिज्म का, फोटोसिंथेसिस। कैटाबॉलिज्म में प्रोसेस ऑफ ब्रेकडाउन, कॉम्प्लेक्स का ब्रेकडाउन होना इनटू सिंपलर सब्सटेंस, उसे रेस्पिरेशन कहते हैं, रिलीजिंग वाटर आउटसाइड। तो इसमें आपका वाटर जो है H2O जो होता है वो आपका रिलीज होता है। नो नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट वो मेटाबॉलिज्म नहीं कर सकते, कोई भी नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट। तो मेटाबॉलिज्म को हम डिफाइनिंग फीचर मानते हैं, जिसमें कोई एक्सेप्शन नहीं है। तो अब इसमें डिफाइन मैंने आपको दिखाई है एनाबॉलिज्म की और कैटाबॉलिज्म। इसकी डिफाइन है आपकी, इट इज़ द सम टोटल ऑफ द कंस्ट्रक्टिव प्रोसेसेस, इट इज़ अ सम टोटल ऑफ डिस्ट्रक्टिव प्रोसेसेस। अब इसकी फॉर्मेशन कैसे होती है, इसमें कॉम्प्लेक्स सब्सटेंसेस जो होते हैं वो आपके फॉर्म बनते हैं फ्रॉम सिंपलर वन से, और इसमें जो होते हैं वो सिंपलर सब्सटेंसेस फॉर्म करके आपका कॉम्प्लेक्स वन बनाते हैं। इसमें एनर्जी को हम स्टोर करते हैं, एनाबॉलिज्म और कैटाबॉलिज्म में एनर्जी को रिलीज़ करते हैं। तभी तो आपका वाटर निकलता है इसमें, ठीक है। इसमें वाइट इज़ रिक्वायर्ड, ये क्यों रिक्वायर्ड है, इसकी रिक्वायरमेंट होती है ग्रोथ और मेंटेनेंस के लिए। और इसमें जो कैटाबॉलिज्म का रिक्वायरमेंट है वो परफॉर्मेंस ऑफ एक्टिविटी के लिए होती है। कॉन्शियसनेस, अब नेक्स्ट हमारा है कॉन्शियसनेस। तो हर लिविंग ऑर्गेनिज्म, जैसे कि स्मॉलेस्ट, हमने सिंपलेस्ट प्रोकैरियोट से शुरू करते हुए बिल्कुल मोस्ट कॉम्प्लेक्स यूकैरियोट तक आते हुए, ये सब के सब जो होते हैं इनकी एबिलिटी होती है कि ये सेंस कर सकते हैं इन्वायरमेंट को, ये रिस्पॉन्स करते हैं वेरियस फिजिकल, केमिकल और बायोलॉजिकल स्टिमुलाई। वेरियस एक्सटर्नल फैक्टर होते हैं लाइट, वाटर, पॉल्यूटेंट और अदर ऑर्गेनिज्म एट्सेट्रा, इन फैक्टर्स को ये रिस्पॉन्ड करते हैं। लाइट ड्यूरेशन एंड फोटो पीरियड जो होता है वो इफ़ेक्ट करता है मैनी सीजनल ब्रीडर प्लांट्स एज वेल एज एनिमल्स। ऑल लिविंग थिंग्स रिस्पॉन्ड टू केमिकल एंटरिंग देयर बॉडी, जितने भी लिविंग थिंग्स होते हैं वो रिस्पॉन्ड करते हैं हर केमिकल को जो उनकी बॉडी में एंटर करता है। ह्यूमन के पास एक एडिशनल एबिलिटी होती है सेल्फ कॉन्शियसनेस की, वो उनकी बॉडी में क्या हो रहा है वो उनको पहले ही पता चल जाता है। जो पर ह्यूमन बीइंग को डिफ़िकल्ट है ये डिफ़ाइन करना कि वो एक लिविंग स्टेट है कि नहीं, क्योंकि इन सर्टेन सिचुएशन जब पेशेंट कोमा में होता है और उसे मशीन से सपोर्ट किया जा रहा होता है, वेंटिलेटर मशीन से, ठीक है, तो जब उसे वेंटिलेटर से करा होता है, रिप्लेस हार्ट एंड लंग्स आर ब्रेन डेड विद नो सेल्फ कॉन्शियसनेस, तो बंदा जिंदा है, लिविंग मतलब लिविंग है या डेड है, उसे जानना बहुत मुश्किल हो जाता है। कॉन्शियसनेस कैन बी कंसिडर्ड एज अ डिफाइनिंग प्रॉपर्टी, इसे हम डिफाइनिंग प्रॉपर्टी मान सकते हैं। नेक्स्ट है आपका सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन। हमें पता है, इसे हम जो पढ़ते आ रहे हैं अपनी 6 to 8th क्लास से और छोटी छोटी क्लासेस में, कि सेल्स आर द बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ ऑल लिविंग थिंग्स, वेदर प्लांट्स हों, एनिमल्स हों या फिर आपके ह्यूमन्स। यूनिसेलुलर में सिंगल सेल से मेडअप होते हैं और मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म आपके मिलियन ऑफ सेल से बनते हैं। सेल में आपका प्रोटोप्लाज्म यानी कि लिविंग मैटर होता है और सेल ऑर्गेनेल्स यानी कि पार्ट ऑफ सेल्स होते हैं जो कि परफॉर्म करते हैं सेवरल एक्टिविटीज़ सेलुलर लेवल पे, और जिससे रिजल्ट होते हैं आपके वेरियस लाइफ प्रोसेसेस आपके बन जाते हैं। तो और भी हेटरसिक्स हो सकते हैं लिविंग ऑर्गेनिज्म को हेटराइज करने से, कि हम उसे डिफ्रेंशिएट कर सकें आपका नॉन लिविंग थिंग से, डिफ्रेंशिएट कर सकें नॉन लिविंग थिंग से। तो और भी आपके हो सकते हैं, ठीक है। तो उसमें हमें पहला दे रखा है कि शेप और साइज़, ठीक है। लाइफ साइकिल, जो कि लाइफ साइकिल अलग होती है लिविंग्स की और नॉन लिविंग्स की अलग, उनका मूवमेंट, उनका सेल्फ रेगुलेशन, वेरिएशंस आते हैं, आपको पता है वेरिएशन ज़्यादातर ह्यूमंस में है, इसलिए ह्यूमंस जो हैं वो उनको, इसलिए उनके जो वो ज़्यादा सर्वाइव कर रहे हैं। एडेप्टेशन, हीलिंग एंड रिपेयर, एक्सक्रीशन और डेथ। अब अगला हमारा टॉपिक है डाइवर्सिटी इन द लिविंग वर्ल्ड, जिसमें सबसे पहले आपको बायोडाइवर्सिटी बता रखी है, यानी कि इंटायर नंबर एंड टाइप्स ऑफ ऑर्गेनिज्म जो कि अर्थ में प्रेजेंट हैं। नॉमेनक्लेचर इज अ सिस्टम ऑफ नेमिंग लिविंग ऑर्गेनिज्म इन अ वे दैट अ पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म इज नो बाय द सेम नेम, हर वर्ल्ड में एक ही नाम से जाना जाए। जैसे आपको पता है कि मैंगो को ये इंग्लिश में हम मैंगो कहते हैं,
और हम हिंदी में आम कहते हैं। तो ये दोनों वर्ड अलग अलग हैं, तो इसलिए एक साइंटिफिक नेम बना दिया गया है, साइंटिफिक नेम बनाया है, उसका नाम है मैंजीफेरा इंडिका। ठीक है। आइडेंटिफिकेशन एम एट इन फाइंडिंग द करेक्ट नेम एंड अप्रोप्रिएट पोजीशन ऑफ एन ऑर्गेनिज्म। इसका एम क्या होता है कि अप्रोप्रिएट क्या पोजीशन है किसी ऑर्गेनिज्म की और क्या करेक्ट नेम है, उसे फाइंड करने में मदद करता है। क्लासिफिकेशन साइंटिफिक अरेंजमेंट है ऑफ ऑर्गेनिम्स इन एन हायरार्की ऑफ ग्रुप्स एंड सब ग्रुप ऑन द बेसिस ऑफ सिमिलैरिटीज़ के बेसिस पे और डिफरेंसेस इन देयर ट्रेट्स। बाइनोमियल नोमेनक्लेचर, it is a system of providing distinct and appropriate names to organisms, each consisting of two words होते हैं। पहला होता है आपका जेनरिक नेम, दूसरा होता है स्पेसिफिक एपिथेट यानी कि स्पीशीज़ का नेम, और आपका नेम ऑफ जीनस पहले आता है, फिर नेम ऑफ स्पीशीज़। तो हम आगे चलते हैं। आपको मैंने यहाँ पे कॉमन नेम बता रखे हैं प्लांट्स के, और यहाँ पे कॉमन नेम है एनिमल्स के, और उनके साइड में आपका बायनोमियल नोमेनक्लेचर इनकी साइंटिफिक नेम भी मैंने बता रखा। क्योंकि पी में पाइसम सटाइवम, पी को पाइसम सटाइवम कहते हैं साइंटिफिक नेम। अनियन को एलियम सीपा, मैंगो को मैंजीफेरा इंडिका, वीट को ट्रिटिकम एस्टिवियम, बनियान को फिकस बेंगल हेनेसिस, और सोयाबीन को ग्लाइसिन मैक्स, पोटैटो को सोलेनम ट्यूबरसम, क्यूकम्बर को क्यूकिमिस सेटिवस, इंडियन फ्रॉग राना टिग्रीस, कैट को फिलिस कैटस, डॉग को कैनिस फेमिलियरिस, हाउस फ्लाई मस्का डोमेस्टिका, कोबरा को नाजा नाजा, कॉमन कार्प और या फिर इसको फिश भी कहते हैं सिप्रिनस कार्पियो, ह्यूमंस का होमो सैपियंस, वेस्टर्न हनी बी को एपिस मेलिफेरा। ठीक है, ये हनी बी है आपका। ओके, तो ये कॉमन आपको याद होना चाहिए और आपको पता होना चाहिए कि जो आपका जेनेरिक नेम होता है फर्स्ट वो आपका कैपिटल होता है और ये आपका स्मॉल लेटर में होता है, और इन सबको हम इटैलिक में लिखते हैं। अगर आप कॉपी में लिखते हैं तो आप इसको अंडरलाइन करते हैं। ठीक है, इसको अंडरलाइन करते हैं नीचे से। तो अब हम बात करते हैं टैक्सोनॉमी की। इट इज़ द साइंस ऑफ आइडेंटिफिकेशन, क्लासिफिकेशन और नॉमेनक्लेचर की ये साइंस। तो इसमें आपके तीनों चीज़ें आ जाती हैं जो हम पढ़कर आए, आइडेंटिफिकेशन, क्लासिफिकेशन, नॉमेनक्लेचर। फादर ऑफ टैक्सोनॉमी कैरोलस लाइनेक्स को कहते हैं। अब जो कॉन्सेप्ट आया आगे मॉडर्न टैक्सोनॉमी का, वो हमें जूलियन हक्सले ने दिया है। टैक्सन वॉज फर्स्ट इंट्रोड्यूस बाय ICBN ने इंट्रोड्यूस किया था 1956 में। टैक्सोनॉमिकल हायरार्की ये सिस्टम होता है ऑफ अरेंजिंग टैक्सोनॉमिक कैटेगरीज इन डिसेंडिंग ऑर्डर में। हम उसे कैसे कैटेगराइज करते हैं, तो अब हमने ऐसे कैटेगराइज कर रखी है प्लांट्स में और एनिमल्स में। प्लांट्स में सबसे पहले आपका स्पीश, तो ये हमने डिसेंडिंग ऑर्डर में बता रखा है। असेंडिंग में अगर बात करें तो पहला स्पीशीज़, फिर जीनस, फैमिली, ऑर्डर, क्लास, डिवीजन और किंगडम। ऐसे ही एनिमल्स में सब सेम रहता है, बस डिवीजन की जगह आपका फाइलम आ जाता है एनिमल्स में। ओके, तो ये मैंने आपको ऐसे करके शो कर रखी है। टैक्सोनॉमिकल एड्स, टैक्सोनॉमिकल एड्स जो होते हैं आर द कलेक्शन ऑफ सैम्पल्स का कलेक्शन करना और प्रिजर्व ऑर्गेनिज्म विच हेल्प इन। तो टैक्सोनॉमिकल एड्स जो होते हैं वो कलेक्शन होते हैं सैम्पल्स के या प्रिजर्व्ड ऑर्गेनिज्म के, विच हेल्प इन एक्सटेंसिव रिसर्च फॉर द आइडेंटिफिकेशन ऑफ वेरियस टैक्सोनॉमिक हायरार्की, क्लासीफाइंग ऑर्गेनिज्म इनटू वेरियस कैटेगरीज, जो हमें बहुत लॉट ऑफ फील्ड में मदद करती हैं, हम तभी क्लासीफाई करते हैं, एंड लेबोरेटरी की स्टडी में। इस असेंशियल प्रोसेस है ये टैक्सोनॉमिकल एड्स, बिकॉज टैक्सोनॉमिक कैटेगराइजेशन हेल्प इन आइडेंटिफाइंग many organisms necessary in various fields like agriculture, industries, bioresource, etc. Taxonomical aids are the main source है which help us in studying the relative level of a group of organisms, their taxonomic hierarchy and the taxonomic rank. Taxonomical aids की ज़रूरत हमें क्यों होती है? टैक्सोनॉमिकल एड्स की ज़रूरत हमें होती है टैक्सोनॉमिकल स्टडी ऑफ वेरियस स्पीशीज़ ऑफ प्लांट्स, एनिमल्स एंड अदर ऑर्गेनिज्म विच रिक्वायर करेक्ट क्लासिफिकेशन आइडेंटिफिकेशन हमें करनी हो। दूसरा, हमें आइडेंटिफाई करना ऑर्गेनिज्म रिक्वायर लेबोरेटरी और फील्ड स्टडी की ज़रूरत है किसी ऑर्गेनिज्म को आइडेंटिफाई करने के लिए, तो इसलिए हम टैक्सोनॉमिकल एड्स का इस्तेमाल करते हैं। तो आपके जो फील्ड्स हैं वो आपका म्यूज़ियम है, हर्बेरियम, जूलॉजिकल पार्क और बॉटेनिकल गार्डन्स। तो ये आपको बता रखे हैं कि टैक्सोनॉमिकल एड्स कौन कौन से हैं आपके, मैनुअल्स, फ्लोरा, कीस, जूलॉजिकल पार्क, म्यूज़ियम, मोनोग्राफ, हर्बेरियम और बॉटेनिकल गार्डन।
तो वी मूव द नेक्स्ट टॉपिक, टाइप्स ऑफ टेक्सोनॉमिकल एड्स। तो आपको अब अगला शो कर रखा है सब कुछ। हर्बेरियम, जिसकी कि हाउस होता है कलेक्शन ऑफ प्रिजर्व्ड प्लांट स्पीशीज। प्लांट स्पाइसिमेंस आर प्रिजर्व्ड इन फॉर्म ऑफ हर्बेरियम शीट में हम उसे प्रिजर्व करते हैं। इसको हम प्रिपेयर करते हैं फॉर ड्राइंग, प्रेसिंग एंड प्रिजर्विंग द सैंपल ऑन शीट। ये शीट्स जो होती हैं आपकी, these sheets are then arranged in their order of classification in their taxonomic hierarchy. Their herbarium sheets carry all the information carry करती हैं about the respective specimen के बारे में। पर इसमें आप याद रखना कि सिर्फ plant specimens होते हैं। Botanical garden, these are the garden in which specific plants को हम grow करते हैं और label करते हैं according to their taxonomy. Thus the labels carry their scientific name और family भी carry कर पाते हैं label. द मेन पर्पस होता है बटन गार्डन का इज़ टू आइडेंटिफाई द प्लांट स्पाइसीज अंडर कंसिड्रेशन। अपनी कंसिड्रेशन से हम उसे मतलब अपने अंडर रख कर उसका हम उसे आइडेंटिफाई करें प्लांट स्पीशीज़ को कि ये कौन सी प्लांट स्पाइसी है। तो अब आगे बढ़ते हैं। म्यूज़ियम, बायोलॉजिकल म्यूज़ियम हमको स्कूल्स या कॉलेजेस में दिखते हैं, लाइक द बायोलॉजिकल लेबोरेटरी डेट वी फाइंड आर स्कूल्स में मिल जाएगी, जो कि हमें इस म्यूज़ियम्स में हमें प्लांट्स, एनिमल स्पीशीज़ जो कि प्रिजर्व होती हैं जार्स में या कंटेनर में अप्रोप्रिएट प्रिजर्वेटिव के साथ, उसे हम ड्राई और प्रिजर्व करते हैं। बर्ड्स और लार्जर एनिमल्स यूजली स्टफ़ होते हैं बिफोर प्रिजर्विंग, एंड इंसेक्ट को तो हम किल करके उसे पिन करके बॉक्स में रख देते हैं। वी समटाइम फाइंड स्केलेटन्स भी हमें एनिमल्स के अपने स्कूल्स में, कॉलेजेस में नज़र आते होंगे। जूलॉजिकल पार्क, ये प्लेसेस होते हैं जहाँ पे एनिमल्स, बर्ड्स आर केप्ट इन अ प्रोटेक्टेड बाउंड्रीज में होती हैं। एन अटेम्प्ट इज़ मेड टू प्रोवाइड देम with a habitat closest to their natural habitat, thus we get a chance to learn about their natural habitat के बारे में हम जान सकते हैं और ज़्यादा। तो ये जूलॉजिकल पार्क जो होते हैं वो ह्यूमन विजिट के लिए बिल्कुल, ताकि हम और ज़्यादा एनिमल्स को जानें, तो उसके लिए बिल्कुल फ्री होते हैं। एनिमल्स और बर्ड्स को हम ज़्यादा जान सकते हैं, उनकी नेचुरल हैबिटेट्स को जान सकते हैं। कि आपकी एक टैक्सोनॉमिकल एड है वेयर प्लांट्स और एनिमल को रिकोगनाइज करते हैं उनके कॉन्ट्रास्टिक कैरेक्टरिस्टिक, जिसे हम की कहते हैं। टू कैरेक्टरिस्टिक्स कीज को हम क्या कहते हैं, केप्ट एज अ पेयर, थस लीडिंग टू एक्सेप्टेंस ऑफ वन। एक आपकी एक्सेप्ट कर ली जाएगी और दूसरी आपकी रिजेक्टेंस ऑफ वन अदर अनदर। तो थैंक यू, प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।